हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज योर वेरी ऑन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल। वंस अगेन स्टार्ट करते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर 2 ऑफ चैप्टर 2 ऑफ 12th क्लास, है ना। तो 12th क्लास में बच्चों रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जो कि यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर है, दैट वी हैव कंप्लीटेड, जिसमें हमने बेसिक्स की बात करी थी रिप्रोडक्शन के, एंड टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बेसिक्स की बात करी थी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बच्चों ये जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ 12th क्लास बायोलॉजी, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे होता है। पर्टिकुलरली फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म्स की हम बात कर रहे हैं। टिपिकली उनके अंदर जो फ्लावर, जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन होती है बच्चों, उसमें किस तरह से सारे इवेंट्स होते हैं जिनसे अल्टीमेटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। एनिमल्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या इवेंट्स होते हैं वो हम देखेंगे इसके बाद वाले चैप्टर में, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर बच्चों जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने जो बेसिक्स हैं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, कौन से नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। जो 4 वर्ल्स होते हैं बच्चों, जो थैलेमस के ऊपर अरेंज होते हैं, उनके बारे में हमने बात करी थी। कैलिक्स, कोरोला, फिर एंड्रोशियम, गायनोशियम। एंड्रोशियम में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आती हैं और गायनोशियम में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आती है बच्चों, है ना। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर एंड्रोशियम में मैंने बताया था, अभी कॉमनली एंड्रोशियम को हम क्या बोलते हैं, फ्लावर्स के अंदर स्टेमन्स बोलते हैं। स्टेमन्स में अपन ने 2 पार्ट्स देखे थे, फिलामेंट और एंथर बच्चों। इसी तरह से गायनोशियम को कॉमनली क्या बोला जाता है बच्चों, कार्पल या पिस्टल, जिसमें अगेन अपन ने 3 पार्ट्स देखे थे बच्चों, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। स्टिग्मा के ऊपर जब पॉलन ग्रेन्स आते हैं तो उनके अंदर जो मेल गैमीट्स होते हैं वो अल्टीमेटली ओवम तक पहुंचते हैं विद द हेल्प ऑफ जर्मिनेटिंग पॉलन ट्यूब। इसके बारे में थोड़ी सी बात अपन ने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी करी थी कि ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स कैसे होता है, वहां पर बेसिक्स बताए गए थे। एनिमल्स में कैसे होता है, प्लांट्स में कैसे होता है ना, ये सारी चीजें हमने वहां पर भी डिस्कस करी थी। अब डिटेल में इस चैप्टर में देखते हैं प्लांट्स के अंदर क्या होता है बच्चों। इसके अलावा फिर बच्चों हमने एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दिया था कि भाई एंड्रोशियम जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि स्टेमन का स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके अंदर फिर अपन ने बात करी थी जो एंथर होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कि ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो एंथर होता है दैट इज बाइलोब्ड एंड डाइथिकस। वहां पर बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बताया था, वापस से बता रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वहां से क्वेश्चन आता है और गलती भी होती है। और वो पॉइंट क्या था कि जो डाइथिकस वर्ड यहाँ पर हम एंथर के लिए या स्टेमन के लिए यूज करते हैं बच्चों, यहाँ पर ये किस बेसिस पर है, एक लोब में कितने केविटी या कितने थीका हैं या कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है बच्चों, उस बेसिस पर होता है ना। तो टिपिकली एक एंजियोस्पर्म के अंदर जो आपको एंथर मिलेगा उसमें लोब्स 2 होते हैं, हर लोब में 2 थीका होते हैं। तो एज सच टोटल नंबर ऑफ थीका यदि कोई आपसे पूछे कि भाई टिपिकली एक एंजियोस्पर्म यानी कि एक फ्लावरिंग प्लांट के फ्लावर के स्टेमन में, ध्यान रखना बच्चों क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है, कोई यदि आपसे पूछे कि टिपिकली एक एंजियोस्पर्म के अंदर जो एंथर होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ थीका कितने होते हैं, तो 4, है ना। हर लोब में 2, दोनों लोब में मिलाकर 4। लेकिन कोई पूछे कि एंथर को हम टिपिकली क्या बोलते हैं, क्या टर्म्स यूज किए जाते हैं टू डिफाइन और टू डिस्क्राइब द एंथर ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, तो फिर वहां पर आप क्या बोलोगे, बाइलोब्ड एंड डाइथिकस, है ना। क्योंकि वहां पर जो डाइथिकस वर्ड यूज हो रहा है वो ये डिफाइन करता है कि एक लोब में 2 थीका हैं बच्चों। क्लियर है। फिर अपन ने ये भी डिस्कस करा था बच्चों कि ये जो डाइथिकस कंडीशन होती है, हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ जो थीका होते हैं 4 होते हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक तरीके से माइक्रोस्पोरेंजियम, या हमने उसको क्या बोला था, पोलन सेक। पोलन सेक क्यों बोला था, क्योंकि अभी इसी के अंदर पोलन ग्रेन्स डेवलप होंगे। तो आई थिंक यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा बच्चों। आप लोगों ने नोट्स भी रिवाइज कर लिए होंगे, लेक्चर अच्छे से समझ लिया होगा, देख लिया होगा। कोई भी डाउट हो, डाउट सॉल्विंग ग्रुप आपको दे ही रखा है बच्चों, आप लोग एक्टिव रहते भी हैं वहां पर, अच्छी बात है। जिन बच्चों को डाउट होते हैं पूछते रहते हैं वहां पर। आप लोगों को भी कोई डाउट हो डाउट सॉल्विंग ग्रुप में पूछ लिया करो, और जो लाइव लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं बच्चे वो लाइव चैट में भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। सभी बच्चों को हो सकता है कुछ बच्चे अभी भी ऐप डैशबोर्ड से लाइव लेक्चर को एक्सेस नहीं कर रहे हो बच्चों, तो उनको मैं बता दूं, आप लोगों को जितने भी हमारे कोर्सेज में एनरोल्ड बच्चे हैं, चाहे वो जोश हो, जुनून हो, समर्पण हो या संपूर्ण हो, जब भी आप लाइव लेक्चर को अटेंड करें तो लाइव लेक्चर को एक्सेस कहां से करना है आपको, उसको एक्सेस आपको बच्चों ऐप के डैशबोर्ड पे जो लिंक दिया होता है, आप डैशबोर्ड खोलेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो रोजाना जो क्लासेस होती है उनके लिंक्स डेली बेसिस पे अपडेट होते हैं बिफोर द क्लासेस, वहां से ज्वाइन करो। माई लाइब्रेरी में जाकर फिर वहां पर कोर्स के अंदर जाकर लाइव वीडियो लेक्चर्स के अंदर जाकर आपको लाइव लेक्चर्स अटेंड नहीं करने हैं,
वहां पर तो पूरी लाइब्रेरी आपकी क्रिएट होती जा रही है, जितने लेक्चर्स हम लेते जाते हैं वो सब वहां पर स्टोर्ड हैं, आप वहां से कभी भी बाद में कितनी भी बार पूरे साल में उनको देख सकते हो। बट वहां पर क्योंकि वो लाइव नहीं है, फिर लाइव के बाद के लिए आपको दिए गए, तो लाइव चैट का फीचर वहां अवेलेबल नहीं होगा। लाइव चैट आपको पूछनी है, लाइव लेक्चर के दौरान डाउट्स पूछने हैं थ्रू लाइव चैट, तो उसके लिए ऐप डैशबोर्ड से ही आपको अटेंड करने होंगे लेक्चर, है ना। तो ये वाला पार्ट बच्चों अपन कल जो लास्ट लेक्चर था उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्टेमन का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बायलॉब्ड एंथर, डायथेसिस कंडीशन स्ट्रक्चर, यदि अपन देखें ट्रांसवर्सली, मैंने आपको बताया था ये यदि एंथर है, ये आप सामने से देख रहे हो, इसको मैं ऐसे काट के ऐसे दिखाऊंगा तो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। 4 कॉर्नर्स होते हैं जिसमें 4 थीका होते हैं टोटल मिलाकर बच्चों, है ना। ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस कर ली थी बच्चों। चलो, एक लॉन्जिट्यूडनल ग्रुप की भी बात हो गई थी, जो हर लोब में 2 थीका को सेपरेट करने का काम करती है और लॉन्जिट्यूडनली पूरी लेंथ में एक्सटेंड करती है। अब बच्चों आज हम आगे की बात करेंगे, और आगे की बात में हम क्या बात करेंगे, एक तो माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखेंगे। माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब हर एंथर में जो 4 थीकस आपको दिख रहे हैं या 4 थीका आपको दिख रहे हैं, जो 4 कैविटी दिख रही है बच्चों, ये हर एक कैविटी एक माइक्रोस्पोरेंजियम को रिप्रेजेंट कर रही है। माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब क्या है, पोलन सेक हम कह सकते हैं, या वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन या पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा। माइक्रोस्पोर्स के फॉर्मेशन को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जेनेसिस वर्ड बच्चों जहां भी आएगा बायोलॉजी में उसका मतलब होता है फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन, वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोर्स ही एक्चुअली पोलन ग्रेन्स बनाते हैं बच्चों, इसीलिए इसको माइक्रोस्पोरेंजियम के अलावा पोलन सेक भी बोला जाता है। अब ये जो हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम है या जो हर एक थीका है, इसका क्या स्ट्रक्चर है वो देखेंगे बच्चों। हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 वॉल्स होती है, 4 आउटर लेयर्स होती है जिनसे कवर्ड होता है। बात करते हैं कौन कौन सी होती है और उनका क्या रोल होता है बच्चों। तो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना बच्चों। लास्ट लेक्चर में और अभी जो मैंने आपको समझाया, इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन, है ना। ये लास्ट लेक्चर में भी बच्चों अपन ने देखा था, क्या देखा था, यहां पर आप देख सकते हो अभी तक डायग्राम बना हुआ है। ये मैंने ऐसे काट कर जब आपको दिखाया था, तो आप यदि देखोगे तो ऑलमोस्ट यदि मैं आउटलाइन ड्रॉ करूं इस एंथर के ट्रांसवर्स सेक्शन की, तो ये जो एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन है ऑलमोस्ट जो टेट्रागोनल तो है, लेकिन ऑलमोस्ट कैसा दिखेगा, ऑलमोस्ट सर्कुलर इन आउटलाइन बच्चों, है ना। सो अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब विद ईच लोब हैविंग 2 थीका। अच्छा, ये तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, सॉरी। इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। तो यदि हम पूरे एंथर की बात करें, जो टेट्रागोनल है वो भी ऑलमोस्ट सर्कुलर है, और उसके अंदर जो हर थीका है बच्चों, ये मैंने ड्रॉ कर रखा है सारे के सारे सर्कुलर, तो इनकी आउटलाइन भी क्या है बच्चों, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम या थीका भी सर्कुलर इन आउटलाइन होता है। इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स, जो ऐसा मैंने आपको बताया, हर माइक्रोस्पोरेंजियम या थीका में आपको 4 लेयर्स मिलेगी, 4 वॉल्स मिलेगी बच्चों। एपिडर्मिस सबसे बाहर, उसके अंदर एंडोथीशियम, उसके अंदर बच्चों मिडिल लेयर्स होती है, और सबसे अंदर बच्चों टेपिटम होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। कौन सी 4 लेयर्स होती है बच्चों, सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर बच्चों एंडोथीशियम, उसके अंदर बच्चों मिडिल लेयर्स, और सबसे अंदर टेपिटम। याद रखना, आउटर टू इनर बात कर रहे हैं अभी हम, है ना, बाहर से अंदर की तरफ की हम बात कर रहे हैं। फिर ये जो 4 लेयर्स हैं, इनमें जो बाहर की 3 है, कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर्स बच्चों, इन तीनों का मेन रोल आपसे पूछा जाता है, क्या होता है, मेनली प्रोटेक्शन। अंदर जो पोलन ग्रेन्स बनने वाले हैं या जो माइक्रोस्पोर्स बनने वाले हैं या जो उनको बनाने वाली सेल्स है, जिनको हम कहते हैं बच्चों माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या पोलन मदर सेल्स, एमएमसीज और पीएमसीज शॉर्ट में बच्चों, है ना, उनका प्रोटेक्शन, उनको प्रोटेक्ट करके रखना है। जो चौथी लेयर है सबसे अंदर वाली बच्चों, टेपिटम, इसका मेन रोल होता है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। अंदर जो पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं उनको न्यूट्रिशन है, जो अंदर की जो सेल्स है बच्चों, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। याद रहेगा, टोटल 4 लेयर्स है वॉल में हर माइक्रोस्पोरेंजियम की। माइक्रोस्पोरेंजियम सर्कुलर दिखता है, ओवरऑल एंथर ट्रांसवर्स सेक्शन में टेट्रागोनल दिखता है, वो भी ऑलमोस्ट सर्कुलर होता है। लेकिन यदि एक ऑप्शन चूज करना हो, एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन टेट्रागोनल, एक सिंगल माइक्रोस्पोरेंजियम, जो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं उनमें से एक माइक्रोस्पोरेंजियम का जो क्रॉस सेक्शन है दैट विल बी सर्कुलर, ठीक है, एक तो ये याद रखना।
दूसरा पॉइंट, हर माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 वॉल लेयर्स है बच्चों। कौन कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स, टेपिटम। याद रखना ये बाहर से अंदर की तरफ है। इनमें जो आउटर 3 होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स, इनका काम प्रोटेक्शन है। और जो चौथी होती है बच्चों अंदर ही अंदर की टेपिटम, उसका काम होता है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर्स वी कैन से। द आउटर 3 वॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, जैसा भी मैंने आपको बताया बच्चों, याद हो गया होगा अब तक। And also help in dehiscence of the anther to release the pollen. Dehiscence वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? To rupture, है ना, रप्चर ऑफ होना, ब्रेक होना। तो एंथर के अंदर क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन्स बनेंगे। किसमें बनेंगे? पोलन सेक्स या माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बच्चों। अब इन पोलन ग्रेन्स का सिग्निफिकेंस क्या है? यही पोलन ग्रेन्स क्या कैरी कर रहे हैं? मेल गेमीट्स। इन्हीं पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गेमीट्स हैं बच्चों। इन मेल गेमीट्स को हमें कहां पहुंचाना है? फीमेल गेमीट तक पहुंचाना है। उसके बिना फर्टिलाइजेशन नहीं होगा बच्चों। अब ये वहां पर पहुंचेंगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स या तो विंड के थ्रू वहां पहुंचेंगे, या वाटर के थ्रू पहुंचेंगे, या हनी बी यानी कि इंसेक्ट पॉलिनेशन के थ्रू पहुंचेंगे। आ रही है बात समझ में? तो अब ये जो पोलन ग्रेन्स है, इनका इस एंथर के बाहर रिलीज होना जरूरी है ना, तभी तो हवा से दूसरे फूल तक या स्टिग्मा तक जाएंगे, या तभी पानी में गिरेंगे, या तभी किसी इंसेक्ट के बॉडी के साथ चिपकेंगे। रिलीज होना तो जरूरी है। जब तक एंथर के अंदर कवर्ड है कोई मतलब नहीं है। तो उसके लिए क्या है? एंथर की जो आउटर वॉल्स है उनका ब्रेक होना जरूरी है या नहीं है बच्चों? और जब एंथर रप्चर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? डिहाइसेंस ऑफ एंथर। तो डिहाइसेंस वर्ड का मीनिंग याद रखना है बच्चों, जिनको नहीं पता हो लिख लेना अपने नोट्स के अंदर। इट मींस टू गेट रप्चर्ड, रप्चर होना, फट जाना। तो डिहाइसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन। द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज द टेपिटम। सबसे अंदर वाली जो लेयर है बच्चों, जैसा हमने बोला, वो क्या कहलाती है? टेपिटम कहलाती है। इट नरिशेज, काम क्या हो गया? नरिशमेंट, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, अंदर जो पोलन ग्रेन्स है, माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करना इनका काम होता है बच्चों। सेल्स ऑफ द टेपिटम पोजेस, ये पूछा जाता है ना, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। प्रोटेक्शन तो याद रह जाता है ना, नरिशमेंट भी याद रह जाता है कि टेपिटम का फंक्शन नरिशमेंट है। लेकिन कई बार ये जो स्टेटमेंट्स में आ जाता है ना पॉइंट, ये आप लोग भूल जाते हो बच्चों, यहां कंफ्यूज हो जाते हो। क्या? कि जो टेपिटम की सेल्स है उनमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, और जनरली एक से ज्यादा न्यूक्लियस आपको टेपिटम की सेल्स के अंदर देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या बनता है? आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ना, आता है ना कि आपको बताना है कि 4 ऑप्शन से इनमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन और 4 ऑप्शन, है ना। तो वहां पर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में ये स्टेटमेंट आता है कई बार। क्या बनेगा क्वेश्चन वहां पर? कि जो टेपिटम सेल्स और द सेल्स ऑफ द टेपिटम possess dense cytoplasm and are multinucleated। यदि ये स्टेटमेंट आ रहा है इसका मतलब ये सही है। अब याद कैसे रखेंगे? मैं हमेशा से आपको कहता हूं कि भाई हम कंसेप्चुअल स्टडी करेंगे, हम चीजों को रटेंगे नहीं। तो अभी भी वही बात है बच्चों, रटना नहीं है अपने को। कैसे इसको कंसेप्चुअली समझेंगे हम या याद रखेंगे? देखो, डेंस साइटोप्लाज्म क्यों है? नरिशमेंट प्रोवाइड करना है। नरिशमेंट प्रोवाइड तभी तो कर पाएगी ये सेल्स जब इनके खुद के पास स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स हों। भाई आज यदि मेरे को किसी को खाना देना है तो मेरे पास खाना होना चाहिए, तभी तो मैं दूसरे को खाना दूंगा। इसका मतलब क्या है? टेपिटम की सेल्स अपने साइटोप्लाज्म में न्यूट्रिएंट्स को, रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करके रखती है। और यही कारण है कि क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इनके साइटोप्लाज्म में रिजर्व्ड हैं, स्टोर्ड हैं, जिसके कारण से ही इनका साइटोप्लाज्म कैसा होता है बच्चों? डेंस साइटोप्लाज्म। अब तो नहीं भूलोगे ना, रीजन समझ में आ जाएगा बच्चों, तो फिर कभी नहीं भूलोगे, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मल्टी न्यूक्लिएटेड क्यों है बच्चों? मल्टी न्यूक्लिएटेड, देखो न्यूक्लियस का काम होता है टू कंट्रोल द सेल फंक्शन। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल में कंट्रोल ज्यादा या रेगुलेशन ज्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर एक न्यूक्लियस को जितना अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म रेगुलेट करना है वो डिवाइड हो गया है ना, न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियाई के बीच में काम डिवाइड हो रहा है, तो बेटर एफिशिएंसी होगी। और क्योंकि ये न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सेल्स है बच्चों, इसीलिए ये मल्टी न्यूक्लिएटेड भी है और इनका डेंस साइटोप्लाज्म है। अब ये पॉइंट मेरे हिसाब से कभी नहीं भूलोगे आप, है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue, याद रखना है, ये जो टर्म्स आ रहे हैं बच्चों सब याद रखने हैं अपने को। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स, फिर टेपिटम, फिर टेपिटम के अंदर, है ना। अभी देखो हम क्या बात कर रहे हैं, मान लो ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम है। कहां से आया ये माइक्रोस्पोरेंजियम? ये जो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम थे उनमें से मैं सिर्फ एक माइक्रोस्पोरेंजियम को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है बच्चों, इसमें बाहर पहले तो 3 लेयर्स है,
इन 3 लेयर्स का काम क्या है? प्रोटेक्शन, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स। उसके बाद बच्चों जो अंदर की लेयर है वो क्या है? ऐसी सेल्स हैं जिनमें डेंस साइटोप्लाज्म और मल्टीपल न्यूक्लियाई हैं। ये होगी आपकी टेपिटम। दिस इज टेपिटम। अब टेपिटम के अंदर क्या कह रही है एनसीईआरटी कि जो बीच वाला पार्ट होता है हर माइक्रोस्पोरेंजियम का, इस बीच वाले पार्ट में आपको बहुत सारी यूनिफॉर्म एक जैसी सेल्स मिलेगी बच्चों। होमोजीनस टिश्यू का मतलब क्या होता है? दो वर्ड आप कई जगह पढ़ते हो, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, बायोलॉजी में भी कई जगह आता है, होमोजीनस, हेटेरोजीनस, मिक्सचर्स में भी पढ़ते हो आप, है ना? आता है नहीं आता केमिस्ट्री के अंदर? तो होमोजीनस का मतलब होता है बच्चों यूनिफॉर्म, एक जैसा, सेम। हेटेरोजीनस नॉन यूनिफॉर्म, डिफरेंट। होमोजीनस टिश्यू का मतलब होता है, टिश्यू का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन, ओरिजिन हम कहते हैं। स्ट्रक्चर और फंक्शन लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा सेम हो। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में पढ़ाऊंगा मैं आपको बहुत अच्छे से बच्चों, है ना? टिश्यू में हम बात करेंगे इसकी, और जब एनाटॉमी की बात करेंगे, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, वहां पर भी बात होगी बच्चों। तो टिश्यू को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं एक तरीके से, अभी हम सिर्फ बेसिक्स के बारे में बात करते हैं, इन जनरल हम कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स, है ना? अब ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है यदि ये अलग अलग हो हम कहेंगे हेटेरोजीनस टिश्यू है ना? लेकिन यदि सारी सेल्स एक टिश्यू की बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसी हो तो हम कहेंगे होमोजीनस टिश्यू है। तो हर माइक्रोस्पोरेंजियम का जो सेंट्रल पार्ट होता है, जब एंथर यंग होता है, ध्यान रखना यंग एंथर की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तब तो फिर बीच में क्या भर जाएंगे? पोलन ग्रेन्स बन चुके होंगे ना, तब तो आपको सेंटर में पोलन ग्रेन्स मिलेंगे। लेकिन यंग एंथर में जिसमें अभी पोलन ग्रेन्स बने नहीं है, उनमें इस समय बीच में क्या मिलेगा आपको? एक होमोजीनस टिश्यू मिलेगा। होमोजीनस टिश्यू का मतलब ऐसा टिश्यू जिसमें सारी सेल्स एक जैसी है। और क्योंकि ये टिश्यू, ये जो सेल्स है इस टिश्यू की, ये आगे चलकर क्या बनाने वाली है? माइक्रोस्पोर्स, यानी कि स्पोर्स बनाने वाली है। इसीलिए इस टिश्यू को हम क्या नाम देते हैं बच्चों? इस टिश्यू को हम नाम देते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू, है ना? तो स्पोरोजीनस टिश्यू ऑक्युपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। यहां तक बच्चों कोई भी डाउट हो बता दो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आ गया स्पोरोजीनस टिश्यू। तो माइक्रोस्पोरेंजियम का पूरा स्ट्रक्चर अपन ने समझ लिया है, जो आपके सामने मैंने बनाया है अभी। बाहर 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर्स, उसके अंदर टेपिटम जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म और मल्टीपल न्यूक्लियर वाली सेल्स है, फंक्शन उनका न्यूट्रिशन है, बाहर वाली का प्रोटेक्शन है। फिर सेंटर में होमोजीनस टिश्यू है जिसको स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी सेल से अब क्या बनने वाले हैं? माइक्रोस्पोर्स बनने वाले हैं, और वही माइक्रोस्पोर्स अल्टीमेटली पोलन ग्रेन्स में मैच्योर होते हैं, डेवलप होते हैं। चलो भाई ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब स्ट्रक्चर देख लिया, किस टिश्यू से माइक्रोस्पोर्स बनते हैं वो भी हमने देख लिया। बीच में भरा हुआ है जो मैंने येलो कलर से बनाया बच्चों, जिसको स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। अब इस स्पोरोजीनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, और माइक्रोस्पोर्स के फॉर्मेशन को अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस मींस फॉर्मेशन। Now, as the anther develops, the cells of the sporogenous tissue undergo meiotic divisions to form microspore tetrads. अब इसको समझेंगे इस पॉइंट को। तो स्पोरोजीनस टिश्यू क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर्स बनाएगा। एंजियोस्पर्म्स के अंदर, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर बच्चों, जो मेन प्लांट बॉडी, जो पूरा प्लांट है, उसकी हर एक सेल कैसी है? डिप्लॉयड इन नेचर। कैसी है बच्चों? डिप्लॉयड इन नेचर। 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, जैसे हम भी डिप्लॉयड इन नेचर है ना? अब यहां पर पर्टिकुलरली एंथर, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रहा है या उसके पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके अंदर मेल गेमीट्स बनेंगे, तो एक्चुअली जो मेल गेमीट्स हैं वो कैसे होंगे बच्चों? हैप्लॉइड। गेमीट्स कैसे होते हैं? यूनिवर्सली हैप्लॉइड होते हैं। ये ऑलरेडी मैं पॉइंट आपको बता चुका हूं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में यूनिवर्सली विदाउट एनी एक्सेप्शन गेमीट हमेशा आपको हैप्लॉइड मिलेंगे। कभी भी स्टेटमेंट आ जाए गेमीट में बी डिप्लॉइड, गलत है। गेमीट हमेशा हैप्लॉइड ही होगा। तो यहां पर हमें डिप्लॉइड सेल से, ये स्पोरोजीनस टिश्यू की, इनसे हैप्लॉइड गैमीट बनाना है। तो क्या होगा? मियोसिस या माइटोसिस? ऑब्वियसली मियोसिस ही होगा। रिडक्शनल डिवीजन। माइटोसिस में तो सेम प्लॉइड ही डेवलप होएगी, डिप्लॉइड से डिप्लॉइड सेल ही बनेगी बच्चों। डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनानी है तो क्या होगा? मियोसिस, है ना? और ये आप पढ़ते हो बच्चों 11th में, इतना तो सबको बेसिक्स पता होंगे, क्योंकि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन आप 11th में भी पढ़ते हो, लोअर क्लासेस में भी आ जाता है बच्चों, 9th के अंदर भी। तो वहां पर इतना तो बेसिक आपको पता है। जब किसी एक सेल, एक डिप्लॉइड सेल में मियोसिस कंप्लीट होता है, 2 पार्ट में होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2।
अल्टीमेटली जब मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाता है तो एक पेरेंट सेल से, एक डिप्लॉइड सेल से कितनी हैप्लॉइड सेल्स बनती है? 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती है। सबको पता है ये चीज, है ना? तो यहां पर भी अब क्या होगा, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स है बच्चों, इन सेल्स में देयर विल बी मियोटिक डिवीजन, यानी कि मियोसिस होगा। हर एक सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू 4 माइक्रोस्पोर्स बनाएगी। क्योंकि ये माइक्रोस्पोर्स 4 के ग्रुप में प्रेजेंट हैं या 4 के ग्रुप में बन रहे हैं, क्लस्टर्स में बन रहे हैं, 4 का ग्रुप क्या कहलाता है? टेट्राड कहलाता है। कलेक्शन ऑफ 4 थिंग्स क्या कहलाएगा बच्चों? टेट्राड। इसीलिए हमने क्या बोला? माइक्रोस्पोर टेट्राड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। आई थिंक क्लियर नाउ। As each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad, each one is a potential pollen or microspore mother cell। एक और टर्म आ गया, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने ये टर्म यूज किया भी था, तो अब समझ में आ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा था। क्योंकि स्पोरोजीनस टिश्यू, क्या कह रही है लाइन? क्योंकि स्पोरोजीनस टिश्यू की हर एक सेल में क्या पोटेंशियल यानी कि कैपेसिटी है कि वो मियोसिस करके 4 माइक्रोस्पोर्स बना सकती है। अल्टीमेटली यही माइक्रोस्पोर्स से पोलन ग्रेन्स डेवलप हो रहे हैं, मेच्योर हो रहे हैं। तो मैं ये भी कह सकता हूं इनडायरेक्टली कि हर एक सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू बाय मियोसिस क्या बनाएगी बच्चों? 4 पोलन ग्रेन्स बनाएगी। क्योंकि ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल से बच्चों, इनसे माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं बच्चों, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं? पोलन मदर सेल्स और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। मदर सेल्स क्योंकि ये उनको जन्म दे रही हैं, बना रही हैं। किनको? माइक्रोस्पोर्स को। क्योंकि माइक्रोस्पोर्स को बना रही है तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, क्योंकि पोलन ग्रेन्स को बना रही है तो पोलन मदर सेल्स। याद रखना है बच्चों नाम। पोलन मदर सेल्स के लिए शॉर्ट में एनसीईआरटी ने भी यूज कर रखा है, हम पीएमसी टर्म यूज कर लेते हैं, और एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल के लिए कर सकते हैं। The process of formation of microspores from a pollen mother cell or microspore mother cell through meiosis is called microsporogenesis। आगे डेफिनेशन समझ में आ गया? What is microsporogenesis? The microspores as they are formed are arranged in a cluster of 4 cells। 4 के क्लस्टर में, कलेक्शन में ये अरेंज होते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। आपको एनसीईआरटी ने डायग्राम दे रखा है बच्चों, है ना? सारे डायग्राम्स हम इन नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो आपको एनसीईआरटी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखो, यहां पर आपको एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बता रखा है बच्चों, है लिखा हुआ है यहां पर एनलार्ज्ड व्यू ऑफ अ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन अल्टीमेटली क्या है? एक्चुअली पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर ही है, तो पोलन ग्रेन टेट्राड का आपको एक एनलार्ज्ड व्यू बता रखा है। ध्यान रखना, ये एक माइक्रोस्पोर टेट्राड है, मतलब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल में जब मियोसिस हुआ तो ये 4 हैप्लॉइड सेल्स बन रही हैं। ये एक माइक्रोस्पोर, ये दूसरा माइक्रोस्पोर, ये तीसरा माइक्रोस्पोर, ये चौथा माइक्रोस्पोर। 4 माइक्रोस्पोर्स किससे बने? माइक्रोस्पोर मदर सेल से। माइक्रोस्पोर मदर सेल किसकी सेल है? स्पोरोजिनस टिश्यू की। स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है? कहां पर है? सेंटर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट होमोजीनस टिश्यू है, जिसमें सारी सेल्स एक जैसी है, जिनको हम पोलन मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहते हैं। हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से ऐसे टेट्राड बनेंगे। तो सोचो आप, एक माइक्रोस्पोरेंजियम या थीका के अंदर कितने सारे टेट्राड बनेंगे, क्योंकि जो स्पोरोजिनस टिश्यूज में तो बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है ना? हर एक से टेट्राड बन रहा है, तो इंटू 4 कर दो, जितने माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होगी इंटू 4 माइक्रोस्पोर्स या पोलन्स बनने वाले हैं, पोलन ग्रेन्स बनने वाले हैं। आगे बात समझ में यहां तक? अब आगे देखते हैं बच्चों, ठीक है? एज द एंथर्स मैच्योर, अब यंग एंथर में तो स्पोरोजिनस टिश्यू था, उसमें मियोसिस हुआ, माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बने। अब ये एंथर मैच्योर हो रहा है, जैसे जैसे पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं मैच्योर हो रहा है। जब पोलन ग्रेन्स पूरी तरह से डेवलप हो जाएंगे तो हम कहेंगे अब एंथर पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है और फटने के लिए, रप्चर होने के लिए, डिहाइसेंस इसका होने के लिए तैयार है बच्चों। तो एज द एंथर्स मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, जैसे जैसे जो एंथर मैच्योर होता है इसमें से वाटर का लॉस होता है, इसकी वॉल्स में से, वो जरूरी है। डिहाइड्रेशन नहीं होगा तो वॉल्स ड्राई होकर रप्चर नहीं होगी, कुछ आपने देखा होगा, है ना? गर्मियों में छत पे हम जब देखते हैं तो जो फर्श होता है वो तड़क जाता है, क्रैक्स आ जाते हैं फर्श के अंदर। क्यों? क्योंकि वहां से मॉइस्चर निकलता है जब, तो ड्राई हो जाता है फर्श, ड्राई होने के बाद उसमें क्रैक्स आने लग जाते हैं। इन द सेम वे, या प्लास्टिक की चीज रख दो आप छत पे, कुछ समय के बाद उसमें क्रैक्स आ जाते हैं सूखने के बाद, बिल्कुल जब ड्राई हो जाता है वो। इन द सेम वे, जब यहाँ पर एंथर की आउटर लेयर्स डिहाइड्रेट होगी यानी कि सूखने लग जाएगी, उनमें से पानी का लॉस होगा बच्चों,
तो वो उनमें क्रैक्स आ जाएंगे, क्रैक्स की मदद से तो फिर डिहाइड्रेशन आने की रप्चर होगा बच्चों। तो डिहाइड्रेशन जरूरी है। तो जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है वैसे वैसे डिहाइड्रेट भी होता है। तो माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर, ये जो कलेक्शन चार चार के ग्रुप में प्रेजेंट है ना माइक्रोस्पोर्स, ये भी अलग अलग हो जाएंगे एक दूसरे से। द माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स। जब ये अलग अलग हो जाएंगे और पूरी तरह से मैच्योर हो जाएंगे तो अब इन माइक्रोस्पोर्स को माइक्रोस्पोर्स ना कहकर क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन्स बोलेंगे। आगे बात समझ में। इनसाइड each microsporangium several thousands of microspores of pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther. क्लियर, फिगर 2.3c आपको बता रखा है बच्चों, है ना, यहां पर ऊपर 2.2 हो गया। तो एक डायग्राम शायद रह गया बच्चों, है ना, सॉरी फॉर दैट, उसको मैं इनकॉर्पोरेट करवा दूंगा आपके नोट्स में, तो आपके नोट्स में आ जाएगा, ठीक है। तो वहां पर कुछ नहीं है, डिहाइसेंस ऑफ एंथर आपको बता रखा है बच्चों। क्लियर, आगे देखते हैं, वो एक बड़ा डायग्राम है, उसको डलवा देंगे बच्चों। चलो अब कहां थे अपन, यहां पर डिहाइसेंस ऑफ एंथर तक आ गया समझ में, पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे, है ना, कुछ भी नहीं है उसमें, आपको इस तरह से बता रखा है। जैसे ये चार क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है एंथर का। लास्ट में क्या होगा बच्चों, ये वॉल्स डिसोसिएट हो जाएगी, है ना, और यहां से क्या रिलीज होंगे बाहर, हर माइक्रोस्पोरेंजियम में से बाहर पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे। इस तरह से डिहाइसेंस होता है। इस तरह का एक डायग्राम आपको दे रखा है, फिगर 2.3 जो है नोट्स में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, आपको एनसीईआरटी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बच्चों अपन ने स्टेमन का स्ट्रक्चर देख लिया, फिर स्टेमन में एंथर का स्ट्रक्चर देखा, बायलोब डायथिकस कंडीशन, फिर हर थीका का यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखा, 4 वॉल्व, 3 प्रोटेक्टिव, 1 न्यूट्रिशियस। फिर उसके अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू की बात करी, विच इज मेड अप ऑफ यूनिफॉर्म माइक्रोस्पोर और पोलन मदर सेल्स। फिर उनसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स कैसे होता है वो बात करी। फिर माइक्रोस्पोर्स मियोसिस से बनते हैं यानी कि हेप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनसे जब वो मैच्योर होते हैं तो पोलन ग्रेन्स हम उनको बोलते हैं बन जाते हैं। जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है तो वॉल्स डिहाइड्रेट होती है, माइक्रोस्पोर्स पोलन ग्रेन्स एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाते हैं और फिर अल्टीमेटली रप्चर होती है एंथर की वॉल्स और ये पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं। अब मैंने क्या बोला है, बार बार बोल रहा हूं कि पोलन ग्रेन्स मेल गेमीट्स को कैरी करते हैं। मैंने कभी भी ये नहीं बोला, आपने यदि नोटिस किया हो बच्चों, तो मैंने कभी भी ये चीज नहीं बोली है कि पोलन ग्रेन्स आर मेल गेमीट्स। बोला क्या, डायरेक्टली मैंने कभी भी नहीं बोला। ज्यादा बेटर स्टेटमेंट क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स, जो पोलन ग्रेन्स हैं दे कैरी मेल गेमीट्स। वो अब समझ में आएगा क्यों बोल रहा हूं मैं, है ना। तो पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर अब देखेंगे बच्चों। द पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गेमीटोफाइट। देखो एनसीईआरटी ने भी लिख रखा है, ये नहीं लिख रखा कि पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट मेल गेमीट्स, दे रिप्रेजेंट मेल गेमीटोफाइट। वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर मेल गेमीट्स बनते हैं, उस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है जिसके अंदर बनते हैं और जो कैरी करता है उनको। यहां पर बच्चों आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कुछ एनलार्ज्ड हाईली मैग्निफाइड व्यू ऑफ पोलन ग्रेन्स बता रखा है, अलग अलग शेप के, साइजेस के, है ना, कलर्स के होते हैं बच्चों। पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। जनरली इन जनरल स्फेरिकल होंगे। यदि डायमीटर की हम बात करें बच्चों तो 25 से 50 माइक्रोन्स इनका डायमीटर होता है। याद रखनी ये वैल्यू आ सकती है क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है। प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल होती है, दो इनकी वॉल में 2 लेयर्स होती है। जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 थी लेयर्स वॉल के अंदर, यहाँ पर 2 लेयर्ड वॉल है। जो बाहर की हार्ड लेयर होती है बच्चों उसको एक्साइन कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक्साइन कहते हैं। और सिंपल लॉजिकल बात यही है, यदि मैं आपसे पूछूं कॉमन सेंस लगाकर यदि हम बात करें, बाहर की लेयर का काम क्या होना चाहिए, हमेशा प्रोटेक्शन, और इसीलिए हार्ड भी है, टफ भी है, रेजिस्टेंट भी है। ये जो बाहर की एक्साइन लेयर होती है ये किस मटेरियल की बनी होती है, इसके बारे में आपने 11th में डेफिनेटली पढ़ा होगा, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर भी इसकी बात होती है बच्चों, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन क्या है बच्चों, हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है बच्चों ये, है ना। तो विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन, अभी तक नोन। जो अपन बोलते हैं जैसे एनिमल्स के अंदर जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है दैट इज इनेमल, जो दांतों की आउटर कवरिंग होती है, उससे भी ज्यादा हार्ड सब्सटेंस इसको माना जाता है स्पोरोपोलेनिन। अभी तक इस स्पोरोपोलेनिन
कि हमें एग्जैक्ट केमिकल नेचर नहीं पता बच्चों, है ना, लेकिन ये हाईली रेजिस्टेंट होता है, इजिली डिस्ट्रॉय नहीं होता बच्चों। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज यानी कि बेसिस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड से डिस्ट्रॉय नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग बेसिस से डिस्ट्रॉय नहीं होगा, हाई टेम्परेचर पर डिस्ट्रॉय नहीं होगा, बहुत रेजिस्टेंट होता है, बहुत टफ होता है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलेनिन इज सो फार नोन, अभी तक ऐसा कोई एंजाइम हमें नहीं पता जो स्पोरोपोलेनिन को डाइजेस्ट या ब्रेक डाउन कर सके। समझ गए मेरी बात को? तो केमिकली इसको तोड़ना अभी तक मुमकिन नहीं हुआ है बच्चों। पोलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर्स कॉल्ड जर्मपोर्स वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट। लेकिन अब आप एक और चीज सोचो, यदि पूरा का पूरा पोलन ग्रेन का जो आउटर लेयर है वो इस सब्सटेंस की बन जाती, जो कि वन ऑफ द हाईली रेजिस्टेंट या हाईएस्ट हम कह सकते हैं हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है बच्चों, या फिर मैक्सिमम रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन है बच्चों, और पूरी की पूरी कवरिंग उससे हो जाए, तो फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, वो जरूरी है। इसीलिए ऊपर वाले ने क्या इंतजाम कर दिया यहाँ पर कि बीच बीच में कुछ ऐसे एरियाज बना दिए इस आउटर लेयर के अंदर जहां पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है, इनको हम बोलते हैं बच्चों जर्म पोर्स। और एक्चुअली आगे क्या होगा, जब ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जाएगा, जैसे ये स्टिग्मा है बच्चों पिस्टिल का, यहां पर ये पोलन ग्रेन आया, तो एक्चुअली इस पोलन ग्रेन से ट्यूब बनेगी, और इस पोलन ग्रेन के अंदर जो मेल गेमीट्स हैं बच्चों वो इस ट्यूब के अंदर आएंगे, जिसको हम पोलन ट्यूब कहते हैं। तो इस ट्यूब के जर्मिनेट या बनने के लिए भी तो जगह चाहिए ना आउटर लेयर में, तो ये भी कहां से बनेगी? जर्म पोर से। आगे बात समझ में? तो जर्म पोर की सिग्निफिकेंस ये होती है। Where sporopollenin is absent, pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of sporopollenin. यदि किसी फ्लावर के स्पोरोपोलेनिन कहीं गिर जाए और मिट्टी में दब जाए तो वो कई सालों तक प्रिजर्व्ड रह सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन, क्योंकि वो इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होता। The exine exhibits a fascinating array of patterns and designs, जैसा मैंने बोला था वेरियस शेप्स एंड साइजेस के होते हैं, मतलब जो आउटर इनकी डिजाइन होती है ऑलमोस्ट स्फेरिकल होते हैं, लेकिन बाहर ये जो आपको अलग अलग डिजाइन मिल रही है बिकॉज ऑफ डिफरेंट पैटर्न ऑफ स्पोरोपोलेनिन है बच्चों। द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन को क्या बोलेंगे? बाहर वाली को एक्साइन बोला था, अंदर वाली को क्या बोलोगे बच्चों? इंटाइन बोलोगे। द आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइन एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड इंटाइन। It is a thin and continuous layer made up of cellulose and pectin, है ना? थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर है, किसकी बनी हुई है? बाहर वाली किसकी बनी हुई थी? एक्साइन स्पोरोपोलेनिन की, जिसको कोई एंजाइम कोई केमिकल डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। अंदर वाली वो टफ भी थी, हार्ड भी थी। ये कैसी है? थिन है। वो नॉन कंटिन्यूअस थी बच्चों, बीच बीच में पोर्स थे, एब्सेंट था स्पोरोपोलेनिन। ये कंटिन्यूअस है। किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी हुई है। सेल्यूलोज और पेक्टिन क्या होते हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, पढ़ते हैं हम बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। The cytoplasm of pollen grain is surrounded by a plasma membrane। फिर इन दोनों लेयर्स के अंदर आपको एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी, जिसके अंदर आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा। When the pollen grain is mature, it contains two cells, the vegetative cell and the generative cell। अब यहाँ से अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो गया, समझने वाला पार्ट में कह सकता हूँ। इंपॉर्टेंट तो वैसे सारी चीजें ही जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, समझने वाला पार्ट अब चालू हो गया वापस से। क्या बोल रही है यहाँ पर एनसीईआरटी? साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है ना? उसके बाहर बाकी की दोनों आउटर लेयर है। अभी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिप्रेजेंट कर रहा हूं बच्चों में। अब when the pollen grain is mature, it contains two cells, the vegetative cell and the generative cell। यहां पर देखो आपको बता भी रखा है, ये वाला एनसीईआरटी का ही डायग्राम है 2.5b बच्चों। स्टेजेस बता रखी है, माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू अ पोलन ग्रेन कैसे मैच्योर होता है यहाँ पर, है ना? ये एक माइक्रोस्पोर था, हैप्लोइड माइक्रोस्पोर। फिर यहाँ पर वेक्यूल्स और न्यूक्लियस हैं बच्चों, इसके जो मल्टीपल वेक्यूल्स उनसे एक सिंगल वेक्यूल रह गया बच्चों। फिर न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है बच्चों यहाँ पर, जिसमें असिमेट्रिक स्पिंडल, क्योंकि असिमेट्रिक अनइक्वल डिवीजन है, एक बड़ी सेल बनेगी एक छोटी सेल बनेगी यहाँ पर, है ना? जो बड़ी सेल बनती है बच्चों, अब देखना एक ही पोलन ग्रेन के अंदर दो सेल से, ध्यान रखना, जो एक माइक्रोस्पोर था उसके अंदर ही न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, इंट्रान्यूक्लियर, है ना? अंदर हुआ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ न्यूक्लियस का, और वहां पर बच्चों फिर अब दो सेल्स बन गई है। क्लियर है? एक बड़ी सेल एक छोटी सेल, क्योंकि असिमेट्रिक स्पिंडल यानी कि अनइक्वल डिवीजन यहां पर हुआ है, सेल के अंदर ही हो रहा है। यहां पर जो डिवीजन हो रहा है न्यूक्लियस का वो सेल के अंदर ही हुआ है। अभी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन अब बाद में हुआ, शुरुआत में पहले न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, फिर बच्चों यहां पर आप यहां पर देख सकते हो वॉल भी डेवलप हो गई, और यहां पर ये एक सेल दैट इज वेजिटेटिव सेल, और ये दूसरी सेल बच्चों दैट इज जनरेटिव सेल। किसके अंदर बनी है? एक ही माइक्रोस्पोर के अंदर इनका फॉर्मेशन हो रहा है। जब माइक्रोस्पोर के अंदर इन दो सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, एक बड़ी वेजिटेटिव सेल और एक छोटी जनरेटिव सेल, बाहर अभी एक्साइन इंटाइन है बच्चों,
सारा काम उन वॉल्स के अंदर ही हुआ है। तो अब हम इसको बोलेंगे कि माइक्रोस्पोर मेच्योर हो चुका है, किसके अंदर, पोलन ग्रेन के अंदर मेच्योर हो चुका है, पोलन ग्रेन में डेवलप हो गया है, हम कहते हैं मेच्योर हो गया है। क्लियर, ठीक है। तो यहां तक का पॉइंट समझ में आ गया। When the pollen grain is mature, it contains two cells, the vegetative cell and the generative cell. The vegetative cell is bigger, has abundant food reserve. Again इसका काम न्यूट्रिशन है बच्चों, ये रिजर्व करके रखेगी, स्टोर करके रखेगी फूड मटेरियल को. A large irregularly shaped nucleus. The generative cell is small and floats in the cytoplasm of the vegetative cell. It is spindle shaped with dense cytoplasm and a nucleus. है ना, तो ये फीचर्स अपने को याद रखने हैं. इन ओवर 6 स्पिंडल शेप का मतलब क्या होता है, ये देखो, ये जो शेप होता है इस तरीके का शेप, दिस इज स्पिंडल शेप. तो ये जो जनरेटिव सेल है इसका शेप कैसा है, स्पिंडल शेप है बच्चों. क्लियर. साइटोप्लाज्म अगेन डेंस और न्यूक्लियस इसमें भी होगा. इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स पोलन ग्रेन्स आर शेड एट दिस टू सेल्ड स्टेज. तो क्या कह रही है यहां पर एनसीईआरटी, आपने बोला ना कि जब तक एंथर रप्चर नहीं होगा बाहर रिलीज नहीं होंगे. तो 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में जब एंथर रप्चर होता है उस समय ये जो पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, इन पोलन ग्रेन्स में दो ही सेल्स होती है, एक वेजिटेटिव सेल और एक जेनरेटिव सेल. 60% ऑफ द प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स में जब वो रिलीज होते हैं तो दो ही सेल्स आपको पोलन ग्रेन्स के एक्साइन और इंटाइन के अंदर मिलेगी, एक वेजिटेटिव विच इज बिगर और एक जेनरेटिव दैट इज स्मॉलर, है ना. 60% में. तो बाकी के 40% में फिर क्या होगा वो भी देख लेते हैं अभी अपन. इन द रिमेनिंग स्पीशीज यानी कि रिमेनिंग जो 40% है, द जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू गिव राइज टू टू मेल गैमीट्स बिफोर पोलन ग्रेन्स आर शेड. आ गया होगा आप समझ में, मैंने क्या बोला था, पोलन ग्रेन्स आर नॉट एग्जैक्टली मेल गैमीट्स, दे आर मेल गैमीटोफाइट, दे कैरी मेल गैमीट्स और उनके अंदर मेल गैमीट्स बन रहे हैं. तो पहले तो देखो पोलन ग्रेन किससे बना, माइक्रोस्पोर से. माइक्रोस्पोर किससे बना, मियोसिस ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल स्पोरोजिनस टिश्यू की. क्योंकि माइक्रोस्पोर मियोसिस से बना है तो माइक्रोस्पोर एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है ना. उसमें माइटोसिस से पहले दो सेल्स बन रही है, एक वेजिटेटिव एक जेनरेटिव. वेजिटेटिव बड़ी, जेनरेटिव छोटी, लेकिन बनी माइटोसिस से है. तो ये भी कैसी होगी, हैप्लॉइड सेल के माइटोसिस से हैप्लॉइड सेल ही बनेगी. तो वेजिटेटिव सेल भी हैप्लॉइड, जेनरेटिव सेल भी हैप्लॉइड. अब एनसीईआरटी ने क्या बोला कि 60% ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं उनमें एक हैप्लॉइड वेजिटेटिव सेल, एक हैप्लॉइड जेनरेटिव सेल यानी कि टोटल 2 सेल्स होती है, 2 सेल्ड स्टेज में रिलीज होते हैं. बाकी के 40% में क्या होता है, ये जो जनरेटिव सेल है इसका नाम ही जनरेटिव इसलिए क्योंकि ये क्या जनरेट करती है, दो मेल गैमीट बनाती है. मेल गैमीट्स हैप्लॉइड होंगे, जो जनरेटिव सेल है वो भी हैप्लॉइड है. इसका मतलब यदि हमें एक जनरेटिव सेल से दो मेल गैमीट्स बनाने हैं तो जनरेटिव सेल में माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा, ऑब्वियसली माइटोसिस होगा. तो यहां पर एनसीईआरटी ने भी ये लिख रखा है कि बाकी की 40% स्पीशीज में जनरेटिव सेल माइटोसिस से डिवाइड होकर दो मेल गैमीट बनाती है और फिर पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं. तो 60% स्पीशीज में पोलन ग्रेन्स 2 सेल स्टेज में रिलीज हो रहे हैं और बाकी की 40% में 3 सेल स्टेज के अंदर रिलीज होते हैं बच्चों. ठीक, क्लियर. यहां तक सारे पॉइंट्स में मेरे हिसाब से तो देखो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक एक पॉइंट को हम बहुत प्रॉपर्ली कंसेप्चुअली डिटेल में जाकर समझ रहे हैं बच्चों. Pollen grains of many species cause severe allergies and bronchial afflictions in some people, often leading to chronic respiratory disorders, asthma, bronchitis, etc. एक और चीज, जो बच्चे बाद में कुछ लेक्चर्स हम चैनल पर भी पब्लिक करते हैं, तो जो लाइव लेक्चर्स हमारे चैनल पे पब्लिक हो रहे हैं उनको बाकी की जनता भी देखती है. और यदि उनमें से किसी स्टूडेंट को ये फील होता है कि भाई मुझे भी लाइव लेक्चर्स अटेंड करने हैं या ये नोट्स डाउनलोडेबल फॉर्म में चाहिए या मेरे को बाकी का स्टडी मटेरियल जो सर प्रोवाइड करते हैं, सोचिंग ऐप प्रोवाइड करती है बच्चों, हमारी जो ऐप है ई लर्निंग ऐप, चाहे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हों चाहे बाकी की डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी हो, तो आपको क्या करना है, सोचिंग ऐप डाउनलोड करना है और वहां पर आप अकॉर्डिंगली आप जिस क्लास में हो आपको वहां पर कोर्सेज मिल जाएंगे, जोश जुनून समर्पण संपूर्ण, उनमें से आपके लिए जो सुटेबल कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हो बच्चों, है ना. फिर आप भी लाइव लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो और बाकी स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, दैट इज डाउनलोडेबल नोट्स एंड एवरीथिंग. It may be mentioned that Parthenium or carrot grass that came into India as a contaminant with imported wheat has become ubiquitous in occurrence and causes pollen allergy, है ना. एक्चुअली ये पॉइंट अभी मैंने पढ़ दिया था, समझाया नहीं.
Pollen grains of many species cause severe allergies and bronchial afflictions in some people, often leading to chronic respiratory disorders like asthma, bronchitis, etc. ये चीज भी आपको पता होगी, कई बार आप पढ़ते हो। इनफैक्ट कई बच्चों को रेस्पिरेटरी एलर्जी काफी आजकल के बच्चों में ज्यादा देखने को मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि आजकल के बच्चों को बहुत पैम्पर्ड एनवायरमेंट में रखा जाता है, प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट में रखा जाता है, बाहर खेलने कम दिया जाता है, दिन भर घर ही घर में रहते हैं, मोबाइल टीवी करते रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है बच्चों, पहले हम क्या था, बाहर ज्यादा खेलते थे, तो लगातार बाहर की जो एंटीजेंस होते थे, मिट्टी के कांटेक्ट में आते थे, हवा में जो एंटीजेंस है, पोलन ग्रेन्स, डस्ट पार्टिकल्स, बचपन से उनके कांटेक्ट में आ जाते थे और उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो जाती थी। अब क्या हो रहा है, क्योंकि बच्चे काफी समय तक, काफी जब तक बड़े नहीं हो जाते तब तक घरों में बंद रहते हैं, पैक रहते हैं, तो जब वो फिर बाहर जाते हैं तो ये जो पोलन ग्रेन्स हवा में होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इनका इम्यून सिस्टम टॉलरेट नहीं कर पाता है और सीवियर रिएक्शन इनके अगेंस्ट रेस्पॉन्स शो करता है इन द फॉर्म ऑफ एलर्जीज। और कईयों में जिनमें बहुत सीवियर रेस्पिरेटरी एलर्जी होती है, उनमें हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, अस्थमा बोलते हैं, है ना। तो जो अस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं, या जिन बच्चों में या पेशेंट्स में, लोगों में रेस्पिरेटरी एलर्जी काफी कॉमन होती है, उनमें जब भी पॉलिनेशन का सीजन होता है या पोलन ग्रेन्स के रिलीज होने का सीजन होता है बच्चों, उस समय अस्थमेटिक अटैक्स आना या रेस्पिरेटरी एलर्जी बढ़ जाना बहुत आम तौर पर देखा जाता है ना, बहुत कॉमनली देखा जाता है। कॉमनली का ली और आम तौर का आम मिलाकर आमली बना दिया मैंने, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज कॉज सीवियर एलर्जीज एंड ब्रोंकियल अफ्लिक्शंस। ब्रोंकियल अफ्लिक्शंस का मतलब क्या है बच्चों, ब्रोंकियल अफ्लिक्शंस के लिए हम कह रहे हैं जो हमारा विंड पाइप होता है, उसमें कुछ पार्ट्स हम पढ़ते हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में बताऊंगा, ट्रेकिया होता है, फिर मेजर ब्रोंकाई होते हैं, फिर नीचे और ब्रोंक्यूल्स होते हैं। तो ये जो रेस्पिरेटरी ट्री होता है, विंड पाइप होता है, उसके लिए जो ट्यूब्स होती है, उनके लिए अपन ब्रोंकियल ट्यूब्स वर्ड यूज करते हैं बच्चों। और ये जो ब्रोंकाई होते हैं, जो विंड पाइप की ब्रांचेस या ट्यूब्स होती है, इनमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है जब भी एलर्जी होती है, तो है ना, उनको अपन ब्रोंकियल अफ्लिक्शंस कहते हैं। और कई बार इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो जिसकी वजह से अस्थमा हो सकता है, इन्फ्लेमेशन यदि हो रहा है तो ब्रोंकाइटिस उसको हम बोलेंगे बच्चों, है ना, ये सारी चीजें होती है। अब यहाँ पर एक प्लांट के बारे में आपको बताया है जिसकी वजह से ये रेस्पिरेटरी एलर्जी या अस्थमेटिक अटैक्स बहुत कॉमनली भारत में होते हैं, और उस प्लांट का नाम है पार्थेनियम और कैरेट ग्रास। मजे की बात यह है कि ये हमारे देश का नेटिव ओरिजिनल नेचुरल प्लांट नहीं है, वास्तव में ये हमारे देश में नहीं मिलता था, है ना। ये किसके साथ आया बाहर से, जब हमने वीट इंपोर्ट किया बच्चों, तो उसके साथ ये भारत में आया था, है ना। और जब वीट इंपोर्ट किया और उनको हमारे खेतों में उगाया बच्चों, तो उसके साथ साथ इसके ये भी उग गया, मतलब जब इसके सीड्स आ गए तो ये भी उग गया उनके साथ साथ, क्योंकि मिलावट के फॉर्म में, कंटेमिनेंट का मतलब होता है मिलावट के फॉर्म में, गेहूं के दानों के साथ इसके दाने भी आगे थे। जब गेहूं के दाने हमने खेतों में बोए तो इसके दाने बीज भी बो दिए बच्चों, और उनके साथ उग गया। एक बार उगने के बाद बहुत तेजी से ये फैला, क्योंकि बहुत तेजी से फैलता है और बहुत तेजी से फैला, तो पूरे भारत में आपको पार्थेनियम कैरेट ग्रास मिल जाएगी। एक तरह का वीड है, खरपतवार, अनवांटेड प्लांट बच्चों। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान इससे क्या हुआ, इसके पोलन ग्रेन्स रेस्पिरेटरी एलर्जी बहुत ज्यादा और सीवियरली और कॉमनली करते हैं बच्चों। पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ये तो नुकसान हो गया पोलन ग्रेन्स का कि भी रेस्पिरेटरी एलर्जी हो सकती है जिन लोगों में, ये कॉमनली होती है। अब फायदा देखो, पोलन ग्रेन्स न्यूट्रिएंट्स में बहुत रिच माने जाते हैं क्योंकि इनमें स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है बच्चों। अंदर जो वेजिटेटिव सेल है वो अपने अंदर बहुत सारा न्यूट्रिएंट स्टोर करके रखती है। वो तो एक्चुअली गेमीट्स के लिए स्टोर करके रख रही है, लेकिन अब इंसान ने इनको अपने काम में लेना स्टार्ट कर दिया, तो पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। इट हैज बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर्स टू यूज पोलन टैबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में, आजकल टैबलेट्स के फॉर्म में अवेलेबल है। वेस्टर्न कंट्रीज में ये कल्चर ज्यादा है बच्चों। लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। पोलन कंजम्पशन हैज बीन क्लेम्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस में, है ना, एथलीट्स और रेस हॉर्सेस में भी इसका यूज करने लग गए हैं, उनकी एफिशिएंसी या जो आउटपुट है बच्चों या परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करने के लिए। पोलन प्रोडक्ट्स के कुछ डायग्राम्स आपको एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, पता होने चाहिए बच्चों आपको, है ना, सारे डायग्राम्स अच्छे से देखकर जाने हैं एनसीईआरटी के। When once they are shed, एक बार जब pollen grains shed हो जाते हैं, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization. Viability का मतलब होता है एक तरह से जिंदा रहना, है ना। तो पोलन ग्रेन्स जब तक पोलन ट्यूब बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, जब तक वो जिंदा हैं, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं, खत्म नहीं हुए हैं, तब तक उनको वायबल बोलेंगे, जब तक उनमें फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी है। और हर पोलन ग्रेन का जो वायबल पीरियड होता है आफ्टर इट इज बीइंग शेड ऑफ, एक बार निकल गया एंथर से, उसके बाद इसको कहां पहुंचना है, स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल या कार्पल, अभी समझाया था मैंने, वहां से पोलन ट्यूब बनेगी,
फिर मेल गेमीट्स जो इसमें 2 मेल गेमीट्स हैं वो उस पोलन ट्यूब से अल्टीमेटली ओवरी के अंदर जाएंगे। कैसे जाएंगे आगे क्या होगा वो तो अभी अपन आगे देखेंगे फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स में। अभी लेकिन मेन चीज क्या है कि इसके पहले कि इनकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी खत्म हो, यानी कि इनका वायबल पीरियड खत्म हो, उसके पहले इनका स्टिग्मा के ऊपर पहुंचना जरूरी है। तो वायबल पीरियड पोलन ग्रेन्स का अलग अलग होता है, एक तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। अब किसका कितना होता है सबका तो याद रख नहीं सकते, तो जिनका एनसीईआरटी ने दे रखा है वो याद रख लेते हैं बच्चों, उतना मोर देन सफिशिएंट है। सो द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन्स रिमेन वायबल इज हाईली वेरिएबल, बहुत अंतर होता है, सब में अलग अलग होता है। एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, बाहर का टेम्परेचर और मॉइस्चर कंटेंट कितना उस पर डिपेंड करता है। इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड व्हीट, चावल में और गेहूं में पोलन ग्रेन्स लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स, रिलीज होने के बाद 30 मिनट के अंदर ही स्टिग्मा तक नहीं पहुंचे तो काम के नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन कुछ और प्लांट्स में लाइक मेंबर्स ऑफ रोजेसी, लेग्यूमिनोसी एंड सोलेनेसी दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ्स, है ना, मंथ्स तक वायबिलिटी रहती है। अब यहां पर आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, मैं आपको कई बार बोलता हूं सोचा करो बच्चों, क्वेश्चंस उठने चाहिए। और वो क्यों, क्या उठना चाहिए क्वेश्चन कि सर अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था कि इनकी आउटर लेयर एक्साइन जो होती है वो टफेस्ट मटेरियल की बनी होती है और ये कई सालों तक, लाखों सालों तक भी मिट्टी में दब जाए तो प्रिजर्व रहेंगे, डिस्ट्रॉय नहीं होंगे बिकॉज ऑफ द आउटर लेयर। तो बच्चों वहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि वायबिलिटी मेंटेन रहेगी, एक तो होता है कि बस आउटर लेयर बची रहेगी स्पोरोपोलेनिन की, बाकी का मटेरियल तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा बच्चों मोस्टली, है ना। लेकिन अब वो जो आपको कई हजार साल के बाद मिट्टी में दवा पोलन ग्रेन मिला है, यूजुअली बोल रहा हूं, यहां पर भी एक्सेप्शंस हैं और किताब में मेंशन्ड भी हैं, बात करेंगे हम, है ना। बट यूजुअली ये देखा जाता है कि इतने हजारों साल के बाद यदि कोई पोलन ग्रेन मिल रहा है तो उसमें फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो यदि खत्म हो गई तो हम कहेंगे अब वो वायबल नहीं है ना, प्रिजर्व तो रह गया एज फॉसिल लेकिन वायबल नहीं है। लेकिन बच्चों एक्सेप्शंस हैं, कई फॉसिल पोलन ग्रेन्स जो हमें कई हजारों साल बाद मिले उनमें वायबिलिटी मिली है, देयर आर सम एक्सेप्शंस। तो वायबल पीरियड वेरी करता है, इट मे बी फ्रॉम फ्यू मिनट्स टू मेनी ईयर्स ऑल्सो, है ना। और आपको भी ये याद रखना, एनसीईआरटी ने भी ये बोल रहा है, इट इज हाईली वेरिएबल, यही बोल रही है एनसीईआरटी बच्चों, है ना। You may have heard of storing semen or sperms of many animals including humans for artificial insemination। पढ़ते हैं बच्चों अपन जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर इनफर्टिलिटी पढ़ेंगे वहां पर इसकी बात करेंगे। इसी तरह से स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन जब हम पढ़ते हैं बच्चों वहां पर भी इसकी बात होती है कि हम एनिमल्स में या ह्यूमंस के केस में भी सीमन को स्टोर करके रख सकते हैं माइनस टेम्परेचर्स पे, बहुत लो टेम्परेचर्स पे, क्रायो प्रिजर्वेशन उसको हम कहते हैं, और बाद में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में उनको यूज लिया जाता है। इन द सेम वे it is possible to store pollen grains of a large number of species for years in liquid nitrogen, है ना। ये बच्चों यहाँ पर 196 डिग्री सेल्सियस है, 1960 नहीं है, ध्यान रखना 196, नोट्स में सही कर लेना, -196 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर कैसे हम अटेन करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से इतने लो टेम्परेचर हम अटेन कर सकते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन इसको कहते हैं, लो टेम्परेचर पे जो प्रिजर्वेशन किया जाता है, इनसे इस टेम्परेचर पर जब आप पोलन ग्रेन को रखोगे तो उसकी वायबिलिटी मेंटेन्ड रहेगी, वायबिलिटी खत्म नहीं होगी। सच स्टोर्ड पोलन कैन बी यूज्ड एज पोलन बैंक्स सिमिलर टू सीड बैंक्स इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में। फिर हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के केसेस में या करने के लिए इन स्टोर्ड पोलन्स का पोलन बैंक्स में से यूज कर सकते हैं क्योंकि इनकी वायबिलिटी लो टेम्परेचर्स पर मेंटेन रहेगी। मजा आया बच्चों आज के चैप्टर में। जुबेर, अनीसा, रात को पाशा ने भी ज्वाइन करा है, आई थिंक उसने लाइब्रेरी से ज्वाइन करा है। तो जो बच्चे लाइव लेक्चर में प्रेजेंट रहते हैं उनसे पूछ रहा हूँ, आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो भी बता दो। बाकी बच्चे तो सोते रहते हैं सुबह सुबह, है ना, शाम को भी लेकर देख लिया। जनरली सब ये है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही देखना प्रेफर कर रहे हैं। अच्छा, वैसे मैं जो बच्चे लाइव लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं उनसे पूछना चाहूँगा कि भाई आपको लाइव ही ज़्यादा बेटर लगता है या हम रिकॉर्डेड देना स्टार्ट कर दें? भाई आप लोग को तो हम सभी को रिकॉर्डेड देना चालू कर दें, लाइव की टेंशन ही नहीं, खत्म ही कर देते हैं। लाइव करें या नहीं करें, लाइव चलने दें, यस और नो? लाइव चलने दें क्या, यस और नो? चाहिए नहीं चाहिए लाइव? अनीसा, जुबेर, अभिषेक नहीं आया आज, चाहिए ना लाइव? हाँ, है ना। तो चाहिए तो बच्चों रेगुलर अटेंड करो, अच्छी बात है। जो बच्चे रेगुलर अटेंड कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस भी डेफिनेटली, उनको खुद को फील हो रहा होगा, खुद को कॉन्फिडेंस आ रहा होगा
जो प्रॉपरली मेरा बताया हुआ तरीका, जैसा अनीसा, मैं नाम लेना चाहूँगा, अनीसा लड़की बहुत तरीके से जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, चाहे फिर वो डेली टाइम टेबल हो, डेली शेड्यूल हो, डेली कैसे पढ़ना है, लाइव लेक्चर्स बिल्कुल रेगुलरली अटेंड करती है, एवरीथिंग शी इज़ डूइंग। और जो बच्चा पूरे साल ऐसा कर लेगा ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, सिलेक्शन रुक ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि सिलेक्शन नहीं हो, होगा ही होगा बच्चों, है ना। तो ऐसे मेहनत करते रहो। वेरी गुड अनीसा, ठीक है। दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर फ्रॉम योर फ्रेंड, मेंटर एंड मोटिवेटेड डॉक्टर अंशुमन, साइनिंग ऑफ। थैंक यू। कल अगले लाइव लेक्चर में मिलते हैं।